हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। वहां पे हमने एक चीज मैंने आपको, अगर आपने वो क्लासेस देखी है, अगर वो अपनी क्लास देखी है या नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देखना। उस क्लास में हमने बात किया था एक आइडल के लिए, जहां पे हमने रोटेशन कांस्टेंट एंड डिस्टोर्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या ली थी हमने, आइडल ली थी हर केस के अंदर। ओके, मतलब क्या लिया था हमने, जो रोटेशन कांस्टेंट हमारा बी एंड जो डी था हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो एनर्जी टर्म आती है उसके अंदर जो आता है, उन दोनों को हमने क्या माना था, आइडल माना था कि लाइक वो हर स्टेप के लिए वाइब्रेशन के लिए 0 पे भी सेम है, 1 के लिए सेम है, 2 के लिए सेम है, 3 के लिए सेम है, ऐसे जे की वैल्यूज के लिए वो सेम है। ये चीजें मैंने बोली थी आइडल केस के लिए। अब इसको हम आइडल क्यों बोल के चल रहे हैं, लाइक आपके मन में तो ये आना चाहिए ना, लाइक सर हम क्या बोल रहे हैं, इनकी जो वैल्यू है, जो भी नाम है, जैसे कि इसका क्या नाम है, रोटेशन कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, तो इनके नाम के आगे तो क्या है, कांस्टेंट वर्ड जुड़ रहे हैं। और हमें बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, इनके नाम क्या जुड़ रहा है, कांस्टेंट। और हमें बेसिकली पढ़ाया जाता है कि जिसके वर्ड के आगे कांस्टेंट ऐड है तो उसके साथ क्या होगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, ये हमें 11-12 तक पढ़ाया जाता है। बट व्हेन यू कम इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप अगर पीएचडी कर रहे हो, तो उसके अंदर जहां पे अगर कांस्टेंट आपकी कोई वैल्यू दिख रही है तो वो वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, सेम केस हमारा यहाँ पे होगा। इसकी वैल्यू जो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हर स्टेप के लिए, वो कांस्टेंट ना होके वेरी करेगा। ठीक है, वेरी करेगा, मान लिया वेरी करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ठीक है हमने मान लिया वेरी कर रहा है, बट वेरी कैसे कर रहा है वो चीजें, ठीक है, ये होना चाहिए डाउट आपके मन में। तो इसका क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो एनर्जी इक्वेशन आई थी इन केस ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम के अंदर, हमने टोटल एनर्जी क्या देखी थी, टोटल एनर्जी हमने देखी थी यहाँ पे E इज इक्वल टू में, और ये एनर्जी हमारे पास आई थी V+1/2 एंड म्यू ई बार माइनस में V+1/2 का स्क्वायर एक्स ई म्यू ई बार, ये देखा था हमने। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, ये तो हमारे पास किसके लिए आ रहा था, वाइब्रेशन के केस के अंदर आ रहा था, प्लस में जो रोटेशन के केस के अंदर आ रहा था वो क्या आ रहा था, J+1 माइनस में D J² J+1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास क्या आई थी, एनर्जी इक्वेशन आई थी। फिर हमने बोला था यहाँ पे ये कांस्टेंट दिया था, ये कांस्टेंट दिया था, बट इन रियल ओके हम इमेजिनरी लेके चलेंगे, आइडल केस लेके चलेंगे, बट जो एक्चुअली में चीजें वर्क करती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बोला था उस केस में कि लाइक ये आइडल होती है और उनको क्या लिया था, सेम लिया था। इसको हमने क्या मान लिया था कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसको हमने कर दिया था नेगलेक्ट। ठीक है, इसको कर देता नेगलेक्ट। बट आप याद रखना एक चीज है कि मैंने बताया था जो वाइब्रेशन के केस के अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो ग्राफ आता है, आपने बेसिकली ये देखा होगा ना, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ या फिर एनर्जी डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, और वो क्या था, एन हार्मोनिक केस के अंदर। तो एन हार्मोनिक केस के अंदर हमारा क्या आया था, ये यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से हमारे ग्राफ में मिला था। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बोल दिया था इक्विलिब्रियम, या फिर बोल सकते हैं आप इसको इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो होगी इक्विलिब्रियम केस के अंदर, और ये हमारे पास वेरी कर रहा है आर के साथ इधर, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल मान सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं इसको एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इसके अंदर ही हमने बोला था जो इसके वाइब्रेशन लेवल्स हैं, ये वाले, ये वाइब्रेशन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे हर स्टेप के साथ, और इनके बीच में डिस्टेंस की कम होती जा रही है। इतना बोला था हमने। इसके साथ ही हमने अब यहाँ पे देखना, आप सॉरी, यहाँ पे एनर्जी मान लो आपके पास 0 है, वाइब्रेशन लेवल यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे। अब अगर इसका हम वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ गई, मतलब अभी क्या थी, मान लो R1 है, यहाँ पे क्या हुई R2 है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ऐसे अगले वाइब्रेशन लेवल के अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस R3 यहाँ पे क्या होगी, और इंक्रीज होगी। मतलब जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और डिस्टेंस हमने बोला था रोटेशन जो कांस्टेंट होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो हम भी बताएंगे भी आपको कि वो कैसे डिपेंड करता है। बट आप ये देखना कि जो रोटेशन आइडल केस के अंदर जो लेके चलते हैं कि आइडल केस के अंदर जो रोटेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है,
तो इतना ही आपको समझ में आ गया डायग्राम। तो हम क्या लेके चलते हैं इन केस ऑफ आइडल? आइडल के अंदर हम लेके चलते हैं जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v, ये जो होता है इज इंडिपेंडेंट विद रोटेशनल कांस्टेंट b। आइडल केस के अंदर हम लेके क्या चलते हैं कि जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है b के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इन रियल केस दे आर डिपेंडेंट। अब बोलोगे सर कैसे डिपेंडेंट है? तो एक चीज तो हमने यही बोली थी कि अगर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, बट इन रियल केस दे आर डिपेंडेंट, दैट इज व्हेन वी इंक्रीज v। v क्या है यहाँ पे? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। व्हेन वी इंक्रीज v, the internuclear distance will also increases। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या थी हमारे पास? r। r क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हुआ? एक केस। सेकंड केस हम जानते हैं जो रोटेशन कांस्टेंट होता है। रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है b, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास h का स्क्वायर डिवाइड्स में 2i। i क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका होता है h का स्क्वायर डिवाइड में 2 म्यू r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। म्यू क्या है यहाँ पे? रिड्यूस मास। तो b क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ से, जो रोटेशनल कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अगर आर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो बी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा? जब वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? यहां पे ये हो गया प्रोपोर्शनल। सो रोटेशनल कांस्टेंट decreases as v increases। मतलब अगर v में इंक्रीमेंट होगा तो b क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब हम केस लेके जो चल रहे थे हमारा आइडल केस के अंदर, हम क्या लेके चल रहे थे? वाइब्रेशन नहीं के लेके चल रहे थे v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 पे, है ना। तो हम क्या लेके चल रहे थे? हम लेके चल रहे थे यहाँ पे वाइब्रेशन जो हो रहा है हमारे पास, वाइब्रेशन ट्रांजिशन। वाइब्रेशन ट्रांजिशन हमारा हो रहा था v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 पे। एक लेके चल रहे थे। मतलब हमने क्या देखा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर? यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा था, रोटेशन देख रहा था, रोटेशन देख रहा था। ऐसे आगे जाके यहाँ पे कोई वाइब्रेशन होगा, इसके इस साइड में रोटेशन देखेंगे, इस साइड में रोटेशन देखेंगे। ज्यादा इसको वाइड ना करते, हम किसी के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ से 0 से 1 के लिए निकाल सकते हैं, 0 से 2 के लिए निकाल सकते हैं, 0 से 3 के लिए निकाल सकते हैं। 0 से 2, 0 से 3 क्या हो जाएगा? ओवरटोन्स के अंदर कंसीडर हो जाएंगे। ऐसे 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 3 में जाएंगे, 1 से 4 में जाएंगे, या फिर 2 से 3 में जाएंगे, 2 से 4 में जाएंगे, 2 से 5 में जाएंगे। वो किसके अंदर हमारे कंसीडर हो जाएंगे? हॉट बैंड्स के अंदर हो जाएंगे। ट्रांजिशंस होते हैं, आप ये मत बोलना, आप ये मत समझना कि यहाँ से ट्रांजिशंस नहीं होते, सिर्फ 0 से 1 में होते हैं। ट्रांजिशंस हर जगह पे होते हैं। बस इतना होगा कि v इक्वल टू 0 पे थोड़ा इजीली वे में जाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। इससे ज्यादा आगे जब जाएंगे हम v इक्वल टू 1 से आगे, v इक्वल टू 2 से, v इक्वल टू 3 से, तो उसके अंदर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जब ज्यादा टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना होता है तो वो हमारे प्लाज्मा स्टेट चली जाती है वहां पे। तो अभी हमने क्या माना, v इक्वल टू 0 से 1 में, तो और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, b क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सपोज एट v इक्वल टू 0, b हमारे पास हो जाएगा b1, सॉरी b0, एंड v इक्वल टू 1, b क्या हो जाएगा हमारे पास b1। दो चीजें, फिर वही v की इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड here there b नोट इज ग्रेटर देन क्या है, b1 है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा b नोट क्या है, b1 से ग्रेटर देन। ऐसे सपोज दैट आगे अगर कोई भी क्वांटिटी आती है b1, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन b2 से। ऐसे b2 होगा, ये ग्रेटर देन होगा b3 से। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। इतना हुआ। अब हम देखते हैं कि एनर्जी के अंदर और जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं इसकी वजह से। वहां पे हमारे पास क्या आ रहा था, उसमें जब हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखा था तो हमारे पास स्पेस फिक्स आ रहा था, 2b का स्पेस आ रहा था जो कि फिक्स आ रहा था सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में। पी का हमने ब्रांच पी देखी, आर ब्रांच के देखी हमने, दोनों के अंदर हमारा आ रहा था सेम। इसके अंदर देखते हैं कि सेम आता है या फिर क्या डिफरेंसेस आते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था आपको वो था। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस क्या देखेंगे, बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन के केस के अंदर, तो वाइब्रेशन के केस के अंदर देखेंगे v इक्वल टू 0 से जाएंगे हम v इक्वल टू 1 में। एंड इन केस ऑफ रोटेशन, क्योंकि दोनों साथ लेके चलना है हमें यहाँ पे, तो रोटेशन के केस के अंदर जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, j इक्वल टू j डबल प्राइम से चलेंगे हम j प्राइम में। j डबल प्राइम मान लो आप एक तरीके से लोअर स्टेट है, एंड j प्राइम क्या है यहाँ पे, अपर स्टेट। इन दोनों के अंदर चलेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे। हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने के लिए हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, वेव नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखना 1 है, सो 1 प्लस 1/2 म्यू ई बार, माइनस में 1 प्लस 1/2 एंड देन स्क्वायर एक्सी म्यू ई बार। इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखना कि इतना हो गया प्लस एंड प्लस, ठीक है, बी, और ये किसके लिए, 1 के लिए। 1 के केस के अंदर b की क्या वैल्यू हमारे पास, b1 है। तो ये क्या हो जाएगा, b1 j प्राइम प्लस 1। d की वैल्यू हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नेगलेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है, इतना हुआ माइनस। अब आप देखना v इक्वल टू 0 के लिए, v इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 एंड वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, म्यू ई बार माइनस 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सी म्यू ई बार एंड बी, माइनस में बी नोट जे डबल प्राइम प्लस 1। इतना हो जाएगा हमारे पास। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम जब डी हमारे पास आ रहा है वो तो आएगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जो फो है कांस्टेंट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, हम यहाँ पे डिस्टोर्शन कांस्टेंट इफेक्ट को क्यों हटा के चल रहे हैं। तो ये चीजें एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे हाई एक्यूरेसी के लिए देख रहे हैं, वो बहुत कम आएगा, डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से वो रोटेशन के केस के अंदर आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन के केस के अंदर नहीं देखेंगे। हम ये देख रहे हैं दो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हो रही है वाइब्रेशन के साथ, उनमें वो जो स्पेस हमारा फिक्स आ रहा है वो स्पेस फिक्स रहेगा या उसमें कोई डिफरेंस आएगा, वो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे डी को हम नेगलेक्ट क्यों कर दें, हियर वी नेगलेक्ट because of a high degree of accuracy। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट चल रहे हैं इस टर्म को। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना,
हमारा जो थ्योरेटिकली वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा पहले ऑलरेडी हमारी क्लासेस के अंदर, जब हमने इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस किया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, काफी यूजफुल होंगी आपके लिए वो क्लासेस, क्योंकि उन क्लासेस में हमने बहुत डीप में जाके उनको कॉन्सेप्ट्स को और विद इजी एग्जांपल से हमने उनको समझाया है। इसको इजी करते हैं। अब यहां से क्या आएगा 3/2 एंड देन यहां से 1/2, सो ये क्या हो जाएगा म्यू ई बार माइनस, यहां से क्या आएगा 1 + 1/2 3/2 एंड 3/2 का स्क्वायर 9/4, यहां से 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो माइनस ऑलरेडी बाहर ले चुका था 9/4 माइनस, वेट यहां पे प्लस आएगा माइनस 1/4 दैट इज 2 बार, प्लस यहां से ये चीजें हैं, यहां से हमारे पास ये चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग है। b1 j प्राइम प्लस 1 माइनस में b0 j डबल प्राइम प्लस 1। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब हमने ये वाली चीज देखी थी, ये क्या होती है म्यू नॉट बार, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसकी वैल्यू हमें पता है कैसे आई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू में म्यू नॉट बार प्लस में b1 j प्राइम प्लस 1 माइनस में b0 j डबल प्राइम प्लस 1। इक्वेशन नंबर आप इसको दे देना सेकंड, जो एनर्जी की इक्वेशन है तो उसको देना फर्स्ट और इसको देना सेकंड। ठीक है, अब इतना तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आए थे जे के केस में। ठीक है, हमने सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन के केस के अंदर तो ले लेते 0 से 1, जे के केस में हमने लिया था डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, जहां पे हमने बात करी थी दो चीजों की, एक बात की थी पी ब्रांच की एंड देन सेकंड थिंग हमने बात करी थी यहाँ पे आर ब्रांच की। पी ब्रांच में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आएगा अपर क्या था जे प्राइम माइनस में लोअर क्या था जे डबल प्राइम, इसकी जो वैल्यू होगी -1 एंड इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या जाएगा +1। तो जब पी ब्रांच की बात करेंगे तो हमने बोला था जब तुम दोनों का कॉमन लेके चलते हैं तो दोनों में हम ये देखेंगे वैल्यू वो वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर जो जे की वैल्यू होगी हमारे पास, जे डबल प्राइम ले लो या फिर जे प्राइम ले लो, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, हमें जे डबल प्राइम अगर इक्वेशन के अंदर तो भी कोई नहीं लेना, जे प्राइम है पूरी इक्वेशन के अंदर सेम, उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि जो भी है वहां पे इक्वेशन में जो भी रहेगा, मतलब सेकंड इक्वेशन में जो भी रहेगा उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि हमें सिंप्लीफाई रहे, इजी टू रिमेम्बर रहे, कि याद रहे, हमारे याद रखने में हमें थोड़ा इजी रहे कि वो 0 से स्टार्ट हो रही है। इस केस के अंदर अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा जे डबल प्राइम इज इक्वल टू जे प्राइम प्लस 1 एंड देन इस केस के अंदर क्या हो जाएगा जे प्राइम इक्वल्स टू में जे डबल प्राइम प्लस 1। अगर हम यहाँ पे जे प्राइम डबल प्राइम की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जे प्राइम की वैल्यू क्या होगी -1, नॉट पॉसिबल। जे प्राइम की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जे डबल प्राइम की वैल्यू क्या जाएगी 1। मतलब इस केस के अंदर पी ब्रांच के केस के अंदर हमें क्या लेना है, पूरी इक्वेशन के अंदर जे प्राइम के अंदर कन्वर्ट करना है। इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर जे प्राइम की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जे डबल प्राइम की वैल्यू -1 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन क्वांटम नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पे जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जे प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, जो कि पॉसिबल है। तो आर ब्रांच के केस के अंदर जो कंप्लीट इक्वेशन होगी वो किस में होनी चाहिए कन्वर्ट, जे डबल प्राइम में। समझ में आ गया कि यहाँ पे हम अलग अलग क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी ब्रांच के केस के अंदर डबल प्राइम क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं और आर ब्रांच के अंदर जे प्राइम क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं पी ब्रांच के लिए इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट जे डबल प्राइम इक्वल्स टू में जे प्राइम प्लस 1। ठीक है, ये चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल म्यू एंड इसको नाम देंगे पी, म्यू नोट प्लस में b1 जे प्राइम प्लस 1 माइनस b नोट जे प्राइम प्लस 1 जे प्राइम प्लस
2। सो यहाँ से जब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बेसिकली म्यू नोट प्लस जे प्राइम प्लस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, b1 जे प्राइम माइनस यहां से क्या बचेगा हमारे पास, बी नोट जे प्राइम एंड माइनस 2b नोट, ठीक है। इतना बचा। हमें क्या लेना है, जे प्राइम प्लस 1 की टर्म में लेनी है चीजें, जे प्राइम प्लस 1 लो या फिर जे प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर। इनको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस टर्म में वैल्यू चाहिए जे प्राइम प्लस 1, ताकि हम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करें तो इजी रहे हमारे लिए सब्स्टिट्यूट करना। तो अंदर देखना आपका ऐसा कोई बैठ रहेगा यहाँ पे कि जे प्राइम प्लस 1 यहाँ से वैल्यूज हमारे पास बैठे, तो आप देखना यहाँ पे b1 जे प्राइम है, ओके, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखना b नोट जे प्राइम है, अगर हम इसको एक b को लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास जे प्राइम प्लस 1 हो सकता है। मतलब यहाँ से क्या हो सकता है हमारे पास, म्यू नोट बार प्लस में जे प्राइम प्लस 1 b1 जे प्राइम माइनस में b नोट जे प्राइम माइनस में b नोट एंड माइनस b नोट। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं b नोट प्लस 1, अगर इन दोनों में b नोट कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास माइनस b नोट कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रही है, जे प्राइम प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास एक माइनस तो ऑलरेडी है, ये वाला माइनस बी नोट, जहां पे हमें क्या चाहिए, b1 जे प्राइम है, मतलब एक हमें क्या चाहिए, b1 चाहिए, ताकि हमें यहाँ पे भी जे प्राइम प्लस 1 बना सके। मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, b1, अगर b1 लेता है तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस b1 जे प्राइम प्लस 1 बन गया, ठीक है। अब बचे क्या, एक b बचा, और अगर प्लस किया है तो माइनस को हमारे b1 करना पड़ेगा। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, माइनस b नोट माइनस में b1, तो यहां से क्या जाएगा, माइनस कॉमन लेता है तो b1 प्लस में b नोट, ओके। यहां से कॉमन आ रहा है जे प्राइम प्लस 1, कॉमन लेते हैं इसको, जे प्राइम प्लस 1 अंदर आ गया एक तो ये वाले टर्म माइनस b नोट प्लस b1 एंड देन यहां से आ जाएगा प्लस b1 माइनस b नोट जे प्राइम प्लस 1। इतना समझ में आ गया आपको, ये चीजें समझ में आ गई, हम ऐसे ही इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आगे इनको अलग अलग कर लेते हैं सारी टर्म्स को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b नोट माइनस में b नोट प्लस b1 जे प्राइम प्लस 1 प्लस b1 माइनस में b नोट एंड जे प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये आएगी, इक्वेशन नंबर 3 वेयर जे प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, और एक किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ये वी पी की वैल्यू, ठीक है। ये लगा देना यहाँ पे पी ब्रांच के लिए ये वाली, जहां से हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर दिस वन, इक्वेशन 3। आर ब्रांच के अंदर सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब की बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, जे डबल प्राइम प्लस 1। तो जे प्राइम की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, उस केस के अंदर हमारा क्या होगा कि ये वाली तो कौन सी होगी, आर ब्रांच हो जाएगी हमारे पास, ओके, ठीक है। करते हैं सब्स्टिट्यूट, वी नोट, और आप कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम इसको करते हैं रफ, नीचे वाली को, यहां से b1 जे प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस बार, तो जे प्राइम की वैल्यू हो जाएगी जे डबल प्राइम प्लस 1 एंड जे डबल प्राइम प्लस 2 माइनस दिस टर्म विल एज इट इज, ठीक है। वही अगेन कॉमन टर्म लेते हैं, कॉमन क्या है इसके अंदर, म्यू नोट प्लस में जे डबल प्राइम प्लस 1, यहां से हमारे पास क्या आया, b1 जे डबल प्राइम प्लस में 2 b1, यहां से आएगा b नोट जे डबल प्राइम। सेम चीजें जे डबल प्राइम प्लस 1 बनाना है हमें, जे डबल प्राइम प्लस 1 नहीं बनता है तो बाकी टर्म्स हम कॉमन लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना ये 2 है, ये 1 है।
अगर इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी, मतलब क्या हुआ इसका, म्यू नॉट प्लस जे डबल प्राइम प्लस 1। यहां से क्या हो रहा है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, जे बी1 जे डबल प्राइम प्लस में बी1 प्लस बी1 माइनस बी नोट जे डबल प्राइम। अब देखना यहां से तो ये बन गया हमारे पास बी1 कॉमन आके जे डबल प्राइम प्लस 1 बन गया। अब इसका कुछ करते हैं, ओनली हमारे पास क्या है, जे डबल प्राइम है, प्लस 1 नहीं है, तो प्लस 1 हम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बी नोट को माइनस करेंगे एंड देन बी नोट को ही हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। करते हैं इसको सोल्व, डबल प्राइम प्लस 1, जहां से हम क्या लेंगे, बी1 कॉमन लेंगे, तो बी1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, जे डबल प्राइम प्लस 1। ओके, यहां से हम क्या लेते हैं, माइनस बी नोट कॉमन लेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, जे डबल प्राइम प्लस 1। बची कौन सी टर्म्स, बी1 एंड प्लस बी नोट। ओके, सो प्लस बी1 प्लस बी नोट। इन टर्म्स को अलग लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन टर्म्स को कॉमन लेंगे यहाँ पे तो प्लस ये क्या आ जाएगा, बी1 प्लस बी नोट जे डबल प्राइम प्लस 1। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस बी1 माइनस बी नोट जे डबल प्राइम प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो आर ब्रांच के लिए हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 ही आई थी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 4 क्या जाएगी, आर ब्रांच के केस के अंदर, आर ब्रांच के केस के अंदर आ जाएगी म्यू नोट प्लस बी नोट प्लस बी1 जे डबल प्राइम प्लस 1 एंड प्लस बी1 माइनस बी नोट जे डबल प्राइम प्लस 1 का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे जो जे डबल प्राइम की वैल्यू ये भी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। इक्वेशन नंबर आप इसको देना 4। समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे डिफरेंस में क्या आएगा, तो इतना आपका होगा क्लियर, आई थिंक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब आप देखना इन दोनों में एक टर्म कॉमन है यहाँ पे, और वो कॉमन टर्म कौन सी आ रही है हमारे पास, ये वाली। दोनों ही केसेस के अंदर ये टर्म हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे प्राइम और जे डबल प्राइम, ये इस केस के अंदर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। वाई बिकॉज ऑफ इनकी जो वैल्यूज आ रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, इसको हम क्या मान सकते हैं, एम मान के चल सकते हैं जे प्लस 1 को, जो कि हम नॉर्मली मान के चल रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, कंबाइन इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को कंबाइन करेंगे तो पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट यहां से आ जाएगा प्लस यहां से क्या आ जाएगा, बी नोट प्लस बी1 एम प्लस बी1 माइनस बी नोट एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 where m equals to positive for R branch and m equals to negative for P branch। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर था। अब अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आइडल केस के अंदर हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म आ रही थी यहाँ पे, जहां पे हमने प्लस माइनस देखा था, बट वो सेम ही था। यहाँ पे m की वैल्यू ये थी। इसकी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आइडल केस चल रहा है तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, एक्स्ट्रा में आ रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर, उसके बारे में आप देखने से पहले ये याद देखना कि जो यहाँ पे बी नोट और बी1 है, ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, बी नोट और बी1, जो कि हम जानते हैं बी नोट क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन बी1 से, इतना होगा। अगर ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन बी1 से होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड टर्म हमारे पास ये आ रही है, अभी क्या है यहाँ पे बी1 माइनस बी नोट, अगर बी नोट बड़ा है बी1 क्या है छोटा है, तो मतलब इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी क्या आएगी, नेगेटिव। एम की वैल्यू व्हाटएवर कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। सो ये डजंट मैटर, यहाँ पे वैल्यू जो मैटर करेगी वो किस पे करेगी, इस पे, और ये क्या आ रहा है, इससे माइनस आ रहा है, तो हम इसको उसी ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन 5 बनेगी, इक्वेशन 5 कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या आ जाएगी आपकी बात, वी पी आर इक्वल्स टू म्यू नोट प्लस
बी नोट प्लस बी वन एम माइनस बी नोट माइनस बी वन एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। 5 6 एक ही बात है, दोनों दोनों सेम है। अब एक एक केस लेके चलते हैं कि उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें क्या मिल रही थी लास्ट क्लास के अंदर जब हमने देखा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही थी कि ये कोई बीच का था, यहाँ पे म्यू नॉट, फिर यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ इस तरीके से इनकी देखने को मिल रही थी। इनके बीच का स्पेस जो था वो क्या था, 2b था, सेम ऐसे इस साइड हमें r के लिए मिल रही थी हमें, इनके बीच का स्पेस क्या था, 2b था, सेम स्पेस था। क्या इस केस के अंदर भी सेम होता है? और सेम नहीं होता तो किस तरीके से वो चेंज होता है, उसकी बात करते हैं। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना। अब आप देखना जब हम बात करेंगे पी ब्रांच की, तो जब हम बात कर रहे हैं पी ब्रांच की, एक एक लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, ठीक है। हम जब बात करते हैं पी ब्रांच की, तो एम की जो वैल्यू है वो क्या है पी ब्रांच के लिए, नेगेटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, नेगेटिव। ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर हम पी ब्रांच के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पी ब्रांच के अंदर अगर हम जा रहे हैं, पी ब्रांच किसकी साइड थी, नेगेटिव साइड में जा रहा था, जो वी नोट था इसके अंदर डिक्रीज हो रही थी। तो अभी वी नोट में क्या डिक्रीज हो रहा था, सिर्फ ये वाली वैल्यू, है ना। तो अभी तक सिर्फ ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, बट अब की बार क्या हुआ, ये वाली वैल्यू और डिक्रीज हो रही है, और जो ये वाली वैल्यू और डिक्रीज होगी, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कैसे, यहाँ पे एम है, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेसिकली जे प्लस वन। अगर हम जे की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 आएगा, 2 करते हैं तो 3 आएगा, 1 करते हैं 2 आएगा, 2 करते हैं 3 आएगा, 3 करते हैं तो 4 आएगा, मतलब स्क्वायर हो रहा है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1, 1 करते तो 2, 2 2 जा 4, 2 करते हैं 3, 3 3 जा 9, 3 करते हैं 4, 4 2 जा 16, मतलब इन दो इनके चारों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 1 आया, फिर 4, फिर 9, फिर 16, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे हालांकि सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो एक बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स आ रहा है, बट इस टर्म की वजह से इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जब अब की बार हम पी ब्रांच की तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो फिक्स डिस्टेंस आ रही है क्या होता जाएगा, वाइड होता जाएगा, मतलब फैलता जाएगा, डिस्टेंस जो भी इसकी गैप होगा, स्पेस होगा, वो फैलता जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पी ब्रांच हमारे पास सिंपल मिल रही थी यहाँ पे, अब की बार क्या मिलेगी, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे और गैप हो गया, फिर इनके बीच में और ज्यादा गैप आ गया, फिर इनके बीच में और ज्यादा गैप आ गया, मतलब ये गैप इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया पी ब्रांच के केस के अंदर। अब आप लेके चलो आर ब्रांच के अंदर, आर ब्रांच जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे एम की वैल्यू इस बार क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव थी, मैंने बताया था, व्हाई, बिकॉज ऑफ द एम की वैल्यू यहाँ पे डजंट मैटर, कुछ भी नहीं कर रही है। जो मैटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, दिस टर्म बी नोट माइनस में बी वन, जहां पे बी नोट क्या है, ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन बी वन से। इसके केस में देखते हैं ये वैल्यू सेम आएंगी, इसकी वजह से स्पेस हमारे पास क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। बट अब क्या हो रहा है, इस टर्म को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, नॉर्मल था, जब जे की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जे की वैल्यू के साथ अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो ये वाली टर्म है ये क्या कर रही है, as j increase it also increase, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब अभी हमारे पास जो, जैसे कि मान लो एक स्टार्टिंग में नेगलेक्ट है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास गैप आया, अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो जो गैप है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इतना गैप है, जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो हमारे पास इसकी लाइन मिलेंगी आर ब्रांच के लिए, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास इस केस के अंदर कम हो जाएंगी, जैसे जैसे हम जे की या फिर एम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आर की गैप क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, फिर और कम हो गया और कम हो गया, ऐसे इनकी वैल्यू क्या होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। जैसे कि आपको अगर देखना है तो इसका जो ग्राफ होगा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा, जहां पे हम पी ब्रांच की तरफ अगर देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो पी ब्रांच की तरफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम फंडामेंटल बैंड से, जिसको हम सेंटर बैंड बोलते हैं, सेंटर बैंड से हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो वहां पे क्या हो रहा है, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं आर ब्रांच की, तो आर ब्रांच के अंदर क्या हो रहा है, आर ब्रांच के अंदर हमारा आ रहा है कि जैसे जैसे हम सेंटर बैंड से दूर होते हुए जा रहे हैं राइट साइड में,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो बीच का डिफरेंस है, बीच का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है आर ब्रांच के अंदर। क्यों कम हो रहा है? वाई? बिकॉज इस टर्म की वजह से, जो हमारे पास ये टर्म आ रही है इस टर्म की वजह से। ठीक है, आर ब्रांच के अंदर मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव है, पी ब्रांच के अंदर ये नेगेटिव जाता है तो इंक्रीज होता है, आर के अंदर ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, मतलब ये कम करता है इसकी वैल्यू को। ये इफेक्ट है इसका आर ब्रांच के अंदर और पी ब्रांच के अंदर। किसका? जब हम रियल के अंदर आते हैं। आइडियल के केस के अंदर तो हमें फ्री स्पेस मिल रहा था, मतलब सॉरी इक्वल स्पेस मिल रहा था सब सारे स्पेक्ट्रल लेंथ के अंदर, बट वही है ना कि इक्वल तो होता नहीं है कुछ भी। तो ये क्या होता है आर ब्रांच के अंदर। सो यहां से हमने क्या देखा, इन रियल केस पी ब्रांच के अंदर क्या हो रहा है, पी ब्रांच as we increase m इंक्रीज कर दे तो the lines become more widely। ओके, स्पेस ये तो किस में था, पी ब्रांच में, and in R branch as we increase m, हम जब n की वैल्यू बढ़ाएंगे the lines become narrow। ठीक है, स्पेस्ड। और इसका क्या ग्राफ था, क्या स्पेक्ट्रल लेंथ आएंगी वो अभी आपने देखा। तो आर ब्रांच के अंदर ये होता है और पी ब्रांच के अंदर वो होता है। किस केस में होता है ये? रियल केस के अंदर, जहां पे हमारा जो बी होता है जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता है इन रियल केसेस के अंदर। तो हमने इसमें देखा वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर रियल केस, लास्ट क्लास हमने देखी थी आइडियल केस के ऊपर। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले इस क्लास के बाद आप उस क्लास को चेकआउट करना, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि पूरा जो फंडा हमारा है ये चल क्या रहा है। ओके, और अगर आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा की सेपरेट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना, ताकि आपको ये सारी चीजें आराम से समझ में आए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या डाउट था जो अभी आपके समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके ये वाले डाउट पहले क्लियर करके चलूं। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।